हेलो एवरीवन, आज हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब मींस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने पूरे वर्ल्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, उनको उठाया और उसमें इंडिया के अकॉर्डिंग चेंज करके उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया। और इस तरीके से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे सामने प्रेजेंट है। हम एग्जाम्पल के थ्रू इस पॉइंट को समझते हैं। जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स जो हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिए, लेकिन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। इनके ऊपर जो भी लिमिटेशंस लगानी होती है वो समय के अकॉर्डिंग वहाँ की जुडिशरी ये काम करती है। लेकिन हमारे इंडिया में ज़रूरत थी कि ना सिर्फ हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताएं, बल्कि उसके ऊपर जो लिमिटेशंस हैं फंडामेंटल राइट्स को लेकर के उसके बारे में भी बताया जाए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को जब इंक्लूड किया गया तो उसके साथ में लिमिटेशंस भी बताई गई। ठीक है, तो ये यूनिकनेस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। भले ही हमने अदर सोर्सेज से, अदर जो कंट्रीज़ हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से पॉइंट्स को उठाया, लेकिन इंडिया के अकॉर्डिंग उसमें चेंज करके फिर उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया है। तो हम मेजर सोर्सेज देखते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज से हमने कौन कौन से पॉइंट्स को उठाया है। सबसे पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं। इस एक्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें दो फैक्ट्स पता होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आता है, ये पॉइंट्स अगर कोई आपसे पूछता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 75% पार्ट या फिर 3/4 पार्ट जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। मेजर पार्ट जो है वो यहीं से लिया गया है। यही मेन कारण है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वो खुद एक बल्कि था, और इसी की वजह से जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोला जाता है। तो उसका मेजर कारण एक ये भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन कंप्लीटली एनफोर्स किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो उसे बाद में लागू करने की क्या जरूरत थी। थोड़ा हिस्ट्री में हम बैकग्राउंड में देखते हैं। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक लाहौर सेशन होता है, और उस लाहौर सेशन में जो पंडित नेहरू हैं वो ये बोलते हैं कि अगले साल से, मतलब 1930 से हम हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज सेशन, पूर्ण स्वराज डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। अब देखो, जब इंडिया आज़ाद हुआ तब 1947 में हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त को। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। तो जो 26 जनवरी डेट का जो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो हमें सेलिब्रेट करना था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी हम रुके रहे 26 जनवरी 1950 तक, क्योंकि जो 26 जनवरी जो डेट है उसको हमें एक अच्छा मोमेंट देना था, उसको भूलना नहीं था। क्योंकि हमारी इंडिया की जो हिस्ट्री है, जो हमने फ्रीडम गेन की, उसमें 26 जनवरी का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर हम देखें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उससे पहले हमारे इंडिया को जो गवर्न कर रहा था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। तो इसकी काफ़ी वैल्यू थी, और इसी को ध्यान में रखते हुए कि जब हम आज़ाद होने वाले हैं कौन सी परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया था। मतलब हमारे इंडिया के अनुकूल था। इसीलिए जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो इससे उठाए गए। तो फर्स्ट पॉइंट उठाया गया फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम क्या होता है, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक सेंटर और स्टेट लेवल पर। ठीक है, और दोनों अपनी जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से उठाती हैं। तो फेडरल स्कीम की अगर हम बात करें तो फेडरल स्कीम जब इंडिया आज़ाद हुआ उससे पहले इंडिया में अवेलेबल थी। हम जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं तब भी हमने देखा है कि इंडिया में दो तरीके के लॉ बनते थे। एक ब्रिटेन डायरेक्ट बनाता था, और दूसरा जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वहाँ पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वहाँ पर भी लॉ बनाए जाते थे। मतलब फेडरल स्कीम जो थी वो हमारे इंडिया में शुरुआत से ही थी। मतलब हम इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस गेन की उससे पहले हमारे यहाँ पर फेडरल स्कीम थी। मतलब 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जुडिशरी लिया है, पब्लिक सर्विस कमीशंस लिया है, इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी,
जुडिशरी जो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, वो हमने लिया है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। जुडिशियल रिव्यू मतलब लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी लॉ वो गलत हो तो उसको रिव्यू करने की जो पावर है वो जुडिशरी के पास हो, ये जो पावर है वो भी हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीचमेंट करता है ये भी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज ये भी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये भी कहाँ से लिया है, ये भी लिया है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। फर्स्ट लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है कि ऐसे गवर्नमेंट जहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के साथ में रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है वो किसका बेबी हो, वो लेजिस्लेचर का ही बेबी हो। इस तरीके से हम समझेंगे, बाद में हम इस पॉइंट को अच्छे से अलग से वीडियो लेकर के आएंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकर के। यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पार्लियामेंट में जो लोग इलेक्ट होकर के आते हैं और कुछ लोग नॉमिनेट भी होते हैं, उनमें से ही निकाल करके जो लोग लकी होते हैं वो बनते हैं लेजिस्लेटर, मतलब पार्लियामेंट के पार्ट, और जो इनमें से मोर लकी होते हैं उन्हीं को उठा करके बना दिया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ये ही होता है एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव इज बेबी ऑफ लेजिस्लेचर। दिस इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक पॉइंट है और इसके बारे में हम अच्छे से बाद में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप। हमारे इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप होती है, सेंटर की अलग सिटीजनशिप और स्टेट की अलग सिटीजनशिप। कैबिनेट सिस्टम, रिट्स क्या होता है, आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो गए तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और इन रिट को हमने खुद को एक फंडामेंटल राइट बनाया है आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। तो ये रिट जो पॉइंट है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। बाईकैमरलिज्म मतलब जो पार्लियामेंट है उसमें दो सदन होते हैं, दो हाउसेज होते हैं, लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा। तो ये हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने लिए है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब किसी स्टेट को किस तरीके से गवर्न करना है, गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसी बनाए उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ये हमने डीपीएसपी लिए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका नॉमिनेशन का जो प्रोसीजर है वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और नेक्स्ट है प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का मेथड है वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या पॉइंट्स लिए हैं, इसको अगर आपको याद रखना है तो मेजरली सेंटर और स्टेट, हमारे इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सेंटर और स्टेट। तो यहाँ पर कनाडा में क्या है, सेंटर जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसे जो भी पॉइंट्स जहाँ पर सेंटर अगर ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है तो वो सारे पॉइंट्स हमने उठाए हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे कि फेडरेशन फॉर्म है लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर के पास ज़्यादा पावर हो। तो ये हमने देखा भी है कि हमारे इंडिया में जब भी इमरजेंसी लग जाती है तो जो सेंटर है वो ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। रेजिडरी पावर्स इन द सेंटर, रेजिडरी पावर्स क्या होती हैं, हमारा जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्ट में अगर कोई ऐसा पॉइंट, नया पॉइंट आता है, उसके ऊपर पावर बनाने का, उसके ऊपर रूल बनाने की जो पावर है वो सेंटर के पास होती है। ऐसा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये हमने कहाँ से लिया है, ये लिया है कनाडा से और इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। मतलब रेजिडरी जो पावर्स हैं वो सेंटर के पास हों, लेकिन अमेरिका में जो रेजिडरी पावर्स हैं वो स्टेट के पास में होती हैं। तो हमारे देखो यहाँ पर देखिए, अगर हम यूपीएससी मेंस की बात करते हैं तो यूपीएससी मेंस में कंपैरिजन अदर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में कंपैरिजन भी एक मेन पॉइंट है GS2 में। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में जो पॉइंट्स हैं वो अदर कंट्रीज़ में किस तरीके से उनके बारे में बताया गया है। तो रेजिडरी पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द
सेंटर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा स्टेट गवर्नर को। ये लिया है हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से लिया था? ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने लिया था, पता होना चाहिए आपको कहाँ से लिया था। ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। यहाँ देखिए ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो देखो कोई पॉइंट का, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशल पॉइंट, उसका एक पॉइंट उठाया गया कहीं से और उसमें कुछ चेंज करके दूसरा पॉइंट उठाया गया कहाँ से। तो अगर गवर्नर का पॉइंट है तो दो जगह से उठाया है। अगर ऑफिस ऑफ गवर्नर उठाया है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, और जो स्टेट गवर्नर्स हैं उनको अपॉइंटमेंट सेंटर करेगा, ये हमने उठाया है कहाँ से? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। नेक्स्ट है एडवाइजरी जुडिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो मेजर पॉइंट्स उनको देख लिया। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। नेक्स्ट है जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। कंकरेंट लिस्ट, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट, और ऐसी लिस्ट जिसके ऊपर सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है, ऐसे पॉइंट्स जिस लिस्ट में शामिल किए गए हैं वो है कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट है जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है वो लिया है हमने जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रेजेंट टाइम में रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, और प्रियम्बल में जो जस्टिस का जो आइडिया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये प्रियम्बल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हमने इंट्रोड्यूस किया है रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है रिपब्लिक और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल में जो ये पॉइंट हैं ये हमने उठाए हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है आर्टिकल 368 के तहत, ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका जो इलेक्शन होना है वो कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये कहाँ से लिया है? ये आयरलैंड से लिया है। और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा लिया है साउथ अफ्रीका से। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। लास्ट है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब प्रोसीजर वर्किंग बाय सुप्रीम कोर्ट। ये हमने लिया है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर सोर्स हैं जिनसे हमने मेन पॉइंट्स उठाए। इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया के जो भी व्यवस्था थी, जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, उसके अकॉर्डिंग हमने उसमें चेंज किए और फिर उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमने उसको पार्ट बनाया। ओके, थैंक यू।